हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए चलिए देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लाइट। तो पहले हम जानते हैं कि लाइट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानते हैं उसको पहले लिस्ट कर लेते हैं। क्या पहला हुआ, लाइट is a form of energy। है ना, ये सबको मालूम है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या आपको मालूम है कि लाइट रेस्ट में रहता है, भागते रहता है? भागते रहता है। कैन यू कीप लाइट एट रेस्ट? बॉल ग्लो किया, स्टॉप बोल दिए, रह गया लाइट, चलो बोला तो फिर चला, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं नहीं। सो इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर और कीप्स मूविंग। लाइट थोड़ा सा और मूव फ्रॉम वन, थोड़ा सा स्टेटमेंट को ढंग से लिखिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light in free space, जिसको आप चाहो तो वैक्यूम कह सकते हो। वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी कितना होता है? 2.99। हाँ, ऐसे 2.99 कुछ होता है। हम लोग लिखेंगे इज 3 × 10⁸। क्यों इसे लिखते हैं? हाँ, कैलकुलेट करने में आसान होता है। कितना ज्यादा स्पीड में, डू यू थिंक सोचिए, बिग वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर्स, मतलब 30 करोड़ मीटर्स इन 1 सेकेंड। हाउ मच टाइम लाइट टेक्स टू कम फ्रॉम सन? यू नो, थोड़ा आप जानने के लिए जान लो ऐसे। टाइम टेकन बाय लाइट to move from sun to earth is 499 seconds। सन से अर्थ आने के लिए 499 सेकंड लगता है। सन इतना दूर पे है ना। और मून से आने के लिए कितना समय लगता है? लाइट टेकन बाय टाइम टेकन बाय लाइट टू कम फ्रॉम मून टू अर्थ। मून का तो लाइट नहीं होता है। हाँ तो आता है ना, नहीं तो देखते कैसे हो? टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम मून टू अर्थ, मून टू अर्थ इज सिंपली, बहुत कम है, 1.33 सेकेंड्स। सोचो कितना कम समय में वो मून तक पहुंच जाता है, स्विंग पहुंच गया नहीं। और सन से आने के लिए से 60 में डिवाइड करो तो रफली अराउंड 7 पॉइंट समथिंग, हाँ रफली, हाँ 8 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स लगता है उसको सन से आने के लिए। सोचो कितना ज्यादा स्पीड है। और जान लो लगे हाथ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नो मैटर can move with velocity of light। ऐसा कोई चीज दुनिया में नहीं है, हम मैटर के बारे में बता रहे हैं, दूसरा वेव चलते हैं वो लाइट की वेलोसिटी में मूव कर पाएगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी। ठीक है। और लाइट कैसे मूव करता है? इट मूव्स इन टर्म्स ऑफ ए वेव, एक वेव जैसे मूव करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे? लाइट मूव्स एज ए वेव। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे लाइट मूव्स, ये सब कुछ जनरल पॉइंट्स है, आपको मालूम है, एज ए वेव एंड इट does not need any medium।
any medium to propagate, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। बिना मीडियम का भी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। क्या चीजें समझ में आया? हम आज फोकस करेंगे धीरे धीरे कि हमारा विजिबिलिटी, हम चीजों को देखते कैसे हैं, उसके बारे में धीरे धीरे आ रहे हैं। वी शैल सी मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस। यहां तक हो गया, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, we can see an object if light from the object reaches our eye, reaches our eye, हमारा आंखों में अगर लाइट आके पहुंचेगा किसी ऑब्जेक्ट से, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। अब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगा तो दो तरीका हो सकता है कि दैट इज ए सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सन है, डायरेक्ट लाइट आ रहा है, और किसी सोर्स से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर रहा है, वो हमारे पास बाउंस करके लाइट धक्का खाया, उधर से वापस आया। इट इज एज गुड एज कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक सोर्स है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो और लाइट तो आपके आंखों में सीधा पहुंच रहा है, तो यू आर एबल टू सी दिस। यहाँ से लाइट आया, धक्का खाया, वापस गया, और लाइट जो कि इधर से जा रहा है ऐसे यहाँ से, तो आपको ये चीज भी दिखने लगेगा। इस फेनोमेनन को, जो धक्का खा के वापस आता है, उस फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम पढ़ेंगे उसके बारे में। फिलहाल बोल रहे हैं कि यहाँ से भी लाइट जा रहा है, जबकि ये सोर्स नहीं है, ये सोर्स है। इसको हम क्या कहेंगे? जो डायरेक्ट सोर्स है इसको क्या कहते हैं? लुमिनस बॉडी। ये एक लुमिनस सोर्स है जहां से डायरेक्टली लाइट आ रहा है। ये बल्ब ग्लो कर रहा है, वी कैन सी द बल्ब, क्योंकि लाइट वहां से आ रहा है। बल्ब आके गिर रहा है तुम्हारे ऊपर, मैं तुमको देख रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो जो लाइट आ रहा है वो आपसे टकरा के वापस मेरी आंखों में आ रहा है, तो मैं आपको देख पा रहा हूं। तो अगर डायरेक्ट सोर्स है तो इसको हम लुमिनस कहते हैं, ये नॉन लुमिनस कहते हैं। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, अब देखने वाला कौन है? हमारे आंख। ये हमारा सो कॉल्ड साइंस कहता है। क्या हम लोग आंखों से देखते हैं? नो, हम आंखों से देखते हैं? नहीं सर। कैसे देखते हैं? सर जब बहुत सारा एक साथ आता है। ध्यान रहे, ना हम आंखों से देखते हैं ना हम कानों से सुनते हैं, हम तो सारे सुनते हैं मन से। अगर आपके सामने कोई इवेंट हो रहा है, आपका मन कहीं दूसरी जगह है, आपको पता चलेगा सामने क्या हुआ? पता नहीं चलेगा। नहीं, आंख नहीं देखता है। जैसे हम खिड़की से बाहर की दुनिया को देख रहे हैं तो कहेंगे क्या खिड़की देखता है? नहीं, दिस इज जस्ट ए विंडो थ्रू व्हिच द सिग्नल्स आर गोइंग, है कि नहीं? देखता कौन है? मन है। ध्यान रहे, माइंड इज द मैन, नॉट योर आई, नॉट योर ईयर्स। कान से सुनते हैं, लेकिन अगर ध्यान कहीं दूसरी जगह रहेगा, हम क्या बोले आपको समझ में नहीं आएगा। सुनने वाला कौन है? मन। अभी जो मेरे मन में आ रहा है मैं आपको बोल रहा हूं थ्रू माई लिप्स, है ना, थ्रू माई माउथ, वो जाके आपके कान में पहुंच रहा है, वो जाके आपको मन को सुना रहा है। सो इट इज ए माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, एंड माई लिप्स एंड योर ईयर्स आर द टूल्स, जस्ट लाइक ए माइक्रोफोन एंड ए बॉक्स, है ना, ऐसा ही है। anyway, तो हायर साइंस हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं हमारा जो एग्जिस्टिंग साइंस है, क्लास लेवल का, अपनी बच्चों वाले लेवल का। आंखों से देखते हैं, तो आंखों से कोई चीज को अगर देखते हैं तो कैसे देखते हैं, क्या क्या लिमिटेशन है उसका। पॉइंट नंबर 5, वी कैन डिस्टिंक्टली सी an object if it forms or it subtends at least an angle कितना 1/60 डिग्री,
आप जानते हो 1/60 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट, 1 डिग्री इज कॉल्ड 60 मिनट्स, आपको मालूम है? हाँ, 1/60 डिग्री। 8RI, जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक कोन रखा हुआ है एंड यू आर सीइंग फ्रॉम हियर। ये जो कोन है, यहाँ से जो रेज आ रहे हैं, दोज रेज आर फॉर्मिंग सम एंगल एट योर आई, जैसे ये हुआ और ये हुआ। इफ दिस एंगल इज मोर देन 1/60 डिग्री, मतलब 1 मिनट, तभी हम देखेंगे और कहेंगे कि कौन है, कौन है, कौन है ना। अगर हम इस चीज को आपकी आंखों से दूर ले लेंगे, सपोज आई से योर आई इज हियर, देखिए इतना दूर ले लिए तो अब क्या होगा, अब जो एंगल बनेगा वो कम एंगल बनेगा कि ज्यादा एंगल बनेगा? कम बनेगा। जैसे जैसे हम दूर लेते जाएंगे ये एंगल छोटा होते जाएगा, है कि नहीं? ये एंगल छोटा होते जाएगा। और हम इतने दूर में चले गए कि एंगल 1/60 डिग्री से कम हो गया, तो हमें दिखेगा कुछ तो है, लेकिन ये कौन है कि क्यूब है कि स्फीयर है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। मैं यहाँ पर बगल में खड़े होकर आपको दिखाऊंगा क्या, आप बोलोगे ये क्यूब है, लेकिन यहाँ से मान लो मैं 200 मीटर दूरी पे चले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या है, हाँ सब तो कुछ पकड़े हैं, लेकिन क्या है पता नहीं चल रहा है, बिकॉज दैट इज मेकिंग ए वेरी स्मॉल एंगल। इसलिए हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, स्टार्स को हम लोग क्लियरली देख नहीं पाते, बिकॉज दे आर मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल एट आवर आई, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं पाते, सोचो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है, वहां से निकलता हुआ दो रे हमारे आंखों में कितने एंगल कर रहे होंगे, बहुत छोटा एंगल कर रहे होंगे, वी आर नॉट एबल टू सी, नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अगर कोई ऑब्जेक्ट से आता हुआ रे हमारे आंखों में कोई एंगल बनाता है 1/60 डिग्री से कम, तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्या है ना। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। आप लोग इसको लिख लिए है ना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, वी कैन clearly see an object only if it is in front of us for at least a time of 0.01 seconds। ये क्या बात हुआ? This is what is called, persistence of human eye। This is called persistence of human eye। जैसे मैं हाथ में अभी कुछ चीज लिया हुआ हूं, आपके सामने मैं ऐसे करके ले लिया, आपको पता चला कि मैं कुछ तो लिया, लेकिन वो पेन था कि पेंसिल था कि डंडा था आप बता नहीं सकते। लेकिन अगर मैं ऐसे करके लेता हूँ, इट इज रिमेनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज फॉर अ टाइम मोर देन 0.01 सेकेंड एंड यू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज ए पेन। समझ में आ रहा ना? जल्दी से ले लिया तो सामने से तो गया, हम देख नहीं पाए। कभी साइकिल चलता हुआ, साइकिल में अगर कोई ज्यादा स्पीड में साइकिल चला रहा है, उसका व्हील्स का फोटो उठाओ, स्पोक्स आते हैं क्या? नहीं आते, क्योंकि उसमें अब कैमरा सेटिंग में देखोगे एक FPS सेटिंग होता है, हाउ मेनी फ्रेम्स पर सेकेंड, नहीं उसको कहते हैं फ्रेम्स पर सेकेंड। वो 1 सेकेंड में 15 टू फ्रेम ले सकता है और 30 FPS मतलब 30 टू ले सकता है। लेकिन इतना जोर से जा रहा है कि 1 सेकेंड में मान लो 50 टू स्पोक निकल गया, 100 टू स्पोक निकल गया, तो किसी को भी नहीं ले पाएगा। जब पंखा हाई स्पीड में चलता है, आपका विंग्स को दिखता है क्या? नहीं दिखता है, क्योंकि ईच विंग इज मूविंग सो फास्ट इट्स लोकेशन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। नहीं लगता है कि जैसे कि कोई विंग्स नहीं है ना, कभी कभार ऐसे तकलीफ भी होता है। बट दैट इज कॉल्ड पर्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। कोई चीज अगर हमारे आंखों के सामने रहेगा कम से कम 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा समय के लिए, हम उसको देख पाएंगे।
सिमिलरली सुनने के लिए भी ना क्या परसिस्टेंस है मालूम है? दैट इज 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के लिए कोई चीज़ अगर कोई बोलेगा तो सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। उससे कम समय बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। हाँ, अच्छा, तो ये जो परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई है, आप इसको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो। सपोज आप एक कार्डबोर्ड ले लो, मान लो कि कोई कार्डबोर्ड को ऐसा शेप में आप कट कर दिए, ठीक है, दिस इज व्हाट इज ए कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड में आप क्या कर रहे हो कि इसमें आप मान लो कि कार्डबोर्ड की एक तरफ ऐसे केज बना दो, यू मेक केज ऑन दिस, ऐसा ऐसा करके केज बना दो, ठीक है, यू मेक सम केज ऑन दिस, ऐसे ड्राइंग कर दी, ड्राइंग कर दी। अब सेम कार्डबोर्ड को आप क्या करोगे, इसकी पिछला ऑन द बैक साइड ऑफ दिस कार्डबोर्ड, ये थोड़ा छोटा कर देते, अरे नहीं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आप ये एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो, मजा आ जाएगा करने में, ठीक है ना। अब इसके दूसरे तरफ क्या करोगे आप, चिड़िया बनाओ। चिड़िया कैसे बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है ना, ये चिड़िया है। अब ये कार्डबोर्ड को इसके पीछे क्या है, ऐसा ड्राइंग है, इधर क्या है, केज जैसे बन रहा है, इसको किसी एक वायर से झुला दो, झुल गया। अब इसको जोर से घुमा दो, क्या दिखेगा मालूम है आपको? चिड़िया किसमें, पिंजरे में है, ऐसे दिखेगा, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, इतना स्पीड में जा रहा है, लगेगा कि चिड़िया पिंजरे में दिखेगा। ए जी, दिस चिड़िया इज, है ना, ये चिड़िया लगेगा कि इसके अंदर है, जैसे जोर से घूमेगा। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये हमारी आंखों की ये इमेज गया ही नहीं, ये इमेज गया ही नहीं, और दूसरा इमेज आ गया तो दोनों मिंगल हो जाएंगे, विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि चिड़िया पीछे है या आगे, ऐसे पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा ना? अच्छा, सो दिस इज ऑल ड्यू टू दी परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। और बहुत सारे इफेक्ट्स भी है जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कभी कभार देखोगे गाड़ी जब बहुत ज़्यादा स्पीड में जाता है, उसका व्हील्स उल्टा डायरेक्शन में घूमते जैसे नजर आता है, नोटिस किया हो? बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, मूवी में देखोगे तो गाड़ी जा रहा है आगे, व्हील्स आगे की तरफ घूमना चाहिए, लगेगा कि पीछे की तरफ धीरे धीरे घूम रहा है। दैट इज कॉल्ड अगेन स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। वो एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, उसको लेके किसी गाड़ी का स्पीड भी हम पता कर सकते हैं, कितने बार धीरे धीरे जा रहा है, ऐसे करके बीच में रुक भी जाते हैं। हाँ, वो गाड़ी का स्पीड के हिसाब से, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। एनीवे, तो हम देखें कि परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई इज 0.01 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट किसी एक मीडियम पे आके गिरता है, मान लो कि किसी एक मीडियम के अंदर से जा रहा है, उसके सामने कोई दूसरा मीडियम आ जाता है, ठीक है, तो दोनों मीडियम का जो बाउंड्री है वहां पर क्या होता है कि कुछ लाइट अंदर घुस जाता है, कुछ लाइट बाउंस बैक करता है। जैसे मैं अगर ये वॉल को फायरिंग करूंगा टिक 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 टिक, तो कुछ बुलेट अंदर जाएंगे और कुछ बाउंस कर जाएंगे। एग्जैक्टली वही होता है जब लाइट गिरता है किसी एक सरफेस के ऊपर, तो कुछ लाइट अंदर भाग जाता है और कुछ बाउंस करके बाहर निकल आता है। ये जो बाउंस करके बाहर आने वाले फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेनेवर light reaches the interface of two different mediums, a part of light enters to the medium and rest light मतलब ये तो एनर्जी है ना, part of light मतलब एनर्जी, part of the energy enters to the medium and rest light bounce back to original medium.
रिफ्लेक्शन का ये फंडा को बुक में क्लियर नहीं किया, बोलता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में टकराएगा लाइट बाउंस करेगा, ऐसा नहीं होता है। सी द डेफिनेशन हियर, डेफिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज टॉट एट योर लेवल। क्या बोल रहा है कि जब भी लाइट कहीं पहुंचा है, कहां पहुंचा, एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स, दो अलग अलग मीडियम की बाउंड्री पे पहुंचेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे पानी है, इट इज वाटर, दिस इज एयर। अगर लाइट ऐसे आया तो कुछ लाइट अंदर चले जाएगा, कुछ लाइट वापस बाउंस करके निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कुछ लाइट अंदर चले जाएगा, कुछ बाउंस करके वापस निकल आएगा। अब कितना अंदर जाएगा कितना बाहर जाएगा वो डिपेंड करता है कैसा मीडियम है, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। बस इतना है कि कुछ अंदर जाएगा कुछ बाहर आएगा। दिस phenomenon of bouncing of light, this phenomenon of bouncing of light from the boundary or the interface of two different mediums is called रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन कब होता है? when light reaches the surface of another medium। किसी एक मीडियम में जा रहा तो ठीक है, दूसरे मीडियम के पास पहुंचा तो कुछ एनर्जी वापस आएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं अगर एक फिगर बनाता हूं यहाँ पे, सपोजिंग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मीडियम ऐसे रखा हुआ है, दिस इज व्हाट इज ए मीडियम। ये एक मीडियम है और इस मीडियम में हुआ यूं है, जस्ट मिनट, इस मीडियम में हुआ यूं है कि ये मीडियम में हुआ यूं है कि कोई लाइट रे मान लो ए से आया। सपोज आई शो यू ए लाइट रे इट्स कमिंग लाइक दिस। ये लाइट रे ए से आया, जैसे यहाँ पे आएगा कुछ लाइट बाहर जाएगा, कुछ लाइट अंदर आएगा, है ना। जब वो लाइट बाहर गया, ये क्या है, कौन सा रे है, ये लाइट रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा? जो लाइट अंदर आया, ये अंदर आया, यहाँ पे आके पहुंचा। जब यहाँ के आके पहुंचा, फिर से दो अलग अलग मीडियम हो गए ना, अलग अलग मीडियम हुए तो यहाँ से फिर से कुछ लाइट इस मीडियम में आएगा और कुछ यहाँ से वापस गेटिंग। फिर ये लाइट यहाँ से गया, ऐसे आके यहाँ पर पहुंचेगा, कुछ लाइट बाहर कुछ अंदर, गेटिंग। ऐसे करते करते लाइट चलते जाएगा। समझ में आ रहा? जब भी दो अलग अलग मीडियम की बाउंड्री पहुंचेगा, हमें अक्सर लगता है कि आके कोई एक से ग्लास सरफेस या कोई मिरर पे गिरता है तभी रिफ्लेक्ट करता है। नहीं 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 नहीं, हर सरफेस पे, हर इंटरफेस पे जहां पे दो अलग अलग मीडियम का बाउंड्री मिल रहे हैं, वहां से कुछ बाहर जाएगा कुछ अंदर आएगा। समझ में? तो अगर मैं ये सारा रे को नेमिंग करता हूं कुछ ऐसे कि सपोज ये रे है ए, ये रे है बी, ये रे है सी, ये रे है डी, ये ई, ये एफ, ये जी, तो क्या बता सकते हो ये फिगर में, इन दिस फिगर व्हाट आर द रिफ्लेक्टेड रेज? क्या कहेंगे? BC। यस, लिखेंगे हियर द रिफ्लेक्टेड रेज आर, रिफ्लेक्टेड रेज आर। कौन कौन है? एक तो बी रिफ्लेक्ट किया है, और कौन? ये रिफ्लेक्ट किया है क्या? नहीं, सी तो अंदर है। फिर यहां से डी रिफ्लेक्ट किया है, क्योंकि बाउंसिंग बैक टू द ओरिजिनल मीडियम में, अगेन जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम में वापस आएगा। तो देखो ये सी आ रहा था इस मीडियम में, यहाँ से वापस आया इसी मीडियम में, अगेन डी। फिर यहाँ पे आया, क्या बता सकते हो यहाँ पे कौन रिफ्लेक्टेड रे? एफ। लाइक दिस सेवरल रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस। आपको बुक में आपके लेवल में पढ़ाएंगे, वो आया ऐसे बाउंड करके निकल गया, नहीं ऐसा नहीं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट कहो,
ओपाक को हो, ट्रांसपेरेंट को हो, हर एक केस में। मान लो ये ग्लास ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक ऑफ ग्लास, ये एक ग्लास ब्लॉक है और ये एयर है और ये एयर है, समझ में आ रहा? तो ऐसे हो रहा है। तो क्या ट्रांसपेरेंट ब्लॉक से ही कोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है? नहीं नहीं, सारे से। ट्रांसपेरेंट होने से रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसलूसेंट होने से रिफ्लेक्ट करता है, ओपाक होने से भी रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन इज एक कंपल्सरी फेनोमेना। आगे बढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन करके भी एक चीज है जो अंदर जाता है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, बेंड हो जाता है, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन इज नॉट अ कंपल्सरी फेनोमेना। रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा ठिकाना नहीं है, बट रिफ्लेक्शन इज कंपल्सरीली पॉसिबल। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से एब्जॉर्ब करता है कि ओनली रिफ्लेक्ट करता है? सब करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दोनों चीज करता है। अब एब्जॉर्ब करता है कि रिफ्लेक्ट करता है? देखो, एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो डिपेंड करता है कि उसका ट्रांसपेरेंसी कैसा है। अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है तो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अगर पूरा ओपाक है तो कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, ट्रांसलूसेंट है कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कड़की धूप में आप एक बहुत बढ़िया सा बेल्जियम ग्लास को ऐसे रखते हो, धूप गिरेगा, ठीक है, लाइट पार हो जाएगा। अब देखो ग्लास प्लेट इज नॉट गेटिंग हॉट, व्हाई? बिकॉज ऑल द लाइट इज पासिंग, नो लाइट इज एब्सॉर्ब। जबकि वहां पर अगर टीन प्लेट रख देते तो गर्म हो जाता, पेपर रख देते ट्रांसलूसेंट तो आप देखोगे वो भी गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्ली ट्रांसपेरेंट है तो सारा का सारा लाइट पार हो जाएगा। थोड़ा बहुत वो एब्सॉर्ब कर सकता है अगर ट्रांसपेरेंसी पूरा नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हम देख लिए व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है, इट ओबे सर्टेन रूल्स, सर्टेन लॉज, वो सारा लॉ को हमें देखना है, ठीक है। नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सपोज हम रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक सरफेस है, कोई लाइट रे ऐसे आया, कुछ अंदर गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो लाइट रे ऐसे निकला। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जहां पर लाइट गिरा उसी पॉइंट में आप एक पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल मींस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। ये एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए और यहाँ से रे आ रहा है, ऐसे रे जा रहा है, दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल। ये जो रे आ रहा है इस सरफेस के ऊपर गिरने के लिए, इस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये एन है, ठीक है। सपोज हम कहेंगे ये पी है, ये क्यू है। तो पहले हम फील्ड बनाते हैं इसको समझाने के लिए। लेट ए रे ए बी इंसिडेंट ऑन सरफेस PBQ reflects as BC is ray BC। चलो हम कहेंगे कि कोई रे ऐसे गिरा, वैसे रिफ्लेक्ट किया। BN क्या है? इट इज द नॉर्मल और परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस। कौन सा सरफेस? जिस सरफेस पे गिर रहा है, PBQ एट B, ठीक है। ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये P है, ये Q है और ये पूरा का पूरा चीज कैसा? पूरा का पूरा चीज ग्रीन है। चलो ठीक है। समझ में? BN इज द नॉर्मल। यहां पर हम क्या कहते हैं? ये जो AB है इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो BC है उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, यहां पर कोई एंगल ले लो I, इस एंगल को कहो R। एंगल I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इट इज इंसिडेंट एंगल। ये किसके किसके बीच में होता है? एंगल बिटवीन, नॉर्मल एंड इंसिडेंट। यस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, कहां पे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? और यहाँ पे हम एक दूसरा टर्म भी ले रहे हैं, एंगल दिए हैं आर। ये सारा टर्म को जान जाएंगे तो लॉ जो है इनके बारे में बोलता है, तो हमें समझने के लिए आसान हो जाएगा। लॉ कहता है कि ये जो थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं, इट इज रनिंग क्राइसिस ऑफ स्पेस। यस, अब हुआ आर क्या है, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिंग एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल और एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या ये चीजें समझ में आया? ये सारा नोमेनक्लेचर जानने के बाद हम लॉ में आएंगे। लॉ क्या बोलता है ये सबको समझ में आ गया है ना? ये रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, ये रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया नॉर्मल, जहां पर इंसिडेंट हुआ है उसी पॉइंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको कहते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल कर रहा है इंसिडेंट एंगल, और ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल कर रहा है उसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग एंगल। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बताओ ये केस में, सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक सरफेस है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कोई रे ऐसे गिरा और ऐसे गया, दिया है कि ये एंगल 30 डिग्री है। क्या बता सकते हो व्हाट इज द इंसिडेंट रे हियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? कितना सिंपल है, जस्ट सो सिंपल है, मतलब आपको समझ में आता है। यहाँ पे इसके साथ जो एंगल कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये कितना है 360 डिग्री। सपोज मैं केस बता देता हूँ, दूसरा केस। सपोज हियर इज ए सरफेस, कोई लाइट रे ऐसे गिरा और ऐसे गिरने के बाद ऐसे वापस चले गया। क्या बता सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0. When the light is normally incident on the surface, you say angle of incidence is 0. बढ़िया है, आप लोग मस्त समझ रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 10th क्लास की बोर्ड में आ जाता है। When a light is normally incident on a surface, what is the incident angle? बच्चे बोल देते हैं 90 डिग्री। नहीं, 90 डिग्री नहीं है, क्या है? 0 है। समझ में आ रहा? अच्छा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेजर्ड विद द इंसिडेंट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ लॉ में आते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पार्ट 1, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, yes, angle of incidence is equal to angle of रिफ्लेक्शन। देखो कितना बढ़िया आप लोग के हो। तो आप कहोगे I इज इक्वल टू R, ये दोनों बराबर है, जितना एंगल में गिरेगा उतना एंगल में निकलेगा। उतना आसान मत समझो, इसका एप्लीकेशन सा वेरी टफ, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ लिखेंगे, लेट अस ट्राई टू राइट द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? ऑफ रिफ्लेक्शन, यस यस। The incident ray, the reflecting ray, and the normal at point of incidence, just a minute,
the normal at the point of incidence lie in a common plane, and the normal at point of incidence lie in a common plane. They lie in a common plane. ये क्या हुआ? ठीक. Yes. Lie in a common plane. देखो ये चीजें आपको समझ में आया, आप खुद मेरे साथ बोल रहे हो तो मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं. कॉमन प्लेन, एक ही प्लेन में रहते हैं. समझ में आया? कॉमन प्लेन का मतलब हुआ, इफ यू गो बैक टू दी प्रीवियस केस, यहाँ पे कोई रे ऐसे आया और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, ये तीन लाइन एक ही प्लेन में है कि नहीं? दे आर ऑन दी प्लेन ऑफ द बोर्ड, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि रे आया और रिफ्लेक्ट करके इधर निकल गया, मतलब ये नॉर्मल क्या एक ही प्लेन में हुए? नहीं हुए. कॉमन प्लेन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए. सपोज आई शो यू 3 केसेस, क्योंकि यही जरूरत पड़ेगा. ये कोई रे आया, इंसिडेंट रे ऐसे, जस्ट ए मिनट लेट मी टेक. हाँ देखो, ये कोई रे आया ऐसे गिरा यहाँ पे, रेड वाला ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हुआ, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे. तो क्या हुआ? तीनों एक ही प्लेन में. क्या ऐसा हो सकता है? देखो तो ऐसा, कैन इट हैपन लाइक दिस? आर दे लाइंग इन द सेम प्लेन? नो, तीनों एक ही प्लेन में होंगे. ये चीज समझ में आना चाहिए. सेम प्लेन मतलब तीनों को आप एक ही सरफेस पे रख सकते हो. क्या ये तीनों भी एक ही सरफेस पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते. लेकिन ऐसे रखेंगे तो यस, एक ही सरफेस में रह सकते हैं. कॉमन प्लेन का मतलब समझ में आया? अच्छा, अगर ये समझ में आया तो चलो थोड़ा सा देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया. लेट अस सी सम 1 or 2 क्वेश्चंस. हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं. सपोज हम कहेंगे कि आपको कहा गया कि ये कोई एक सरफेस है और यहाँ पे कोई एक रे गिर रहा है. ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे. क्या दिया गया? ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे. तो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कैसे करेंगे? मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं सो दैट आई कैन शो यू हियर. ये पॉइंट कौन सा था? ये था पॉइंट नंबर 8. अब हम बात करें पॉइंट नंबर 9 का. चलिए थोड़ा लिख लेते हैं, 1 मिनट. ठीक है. पॉइंट नंबर 9, टू ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे दिया गया है, सरफेस दिया गया है. पहला स्टेप में क्या करना है? ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये हुआ फर्स्ट स्टेप. ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मतलब अगर मैं इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ कर, इस पॉइंट में आपको निकालना चाहता हूं कि हाउ इज द इंसिडेंट रे, हाउ इज द रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? कोई कर्व दिया गया है, आप स्केल लगाओ. यहाँ पे स्केल लगा के पहले ड्रॉ करो टेंजेंट. दिस इज व्हाट इज द टेंजेंट. यू आर ड्रॉइंग ए टेंजेंट फर्स्ट. पहले आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे. टेंजेंट मतलब एक लाइन व्हिच टचेस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज द टेंजेंट. समझ में आया? पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर आप टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर करके एक लाइन ड्रॉ करोगे. ये लाइन कौन सा है? ये टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो गया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द नॉर्मल. ड्रॉ करने का तरीका समझ में आना चाहिए. ठीक है. अब क्या हुआ? आपको इंसिडेंट रे दिया गया था, सरफेस दिया गया था. आपने क्या किया? आपने पहले ड्रॉ कर लिया टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस.
यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, अब उसके साथ परपेंडिकुलर करके आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द टेंजेंट एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द नॉर्मल। बन गया, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे बनाना है नहीं, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 में मेजर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दैट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड दिस, ये एंगल को मेजर करो, है ना। स्टेप 3 में क्या हुआ, ड्रॉ reflected ray taking angle of incidence equal to angle of reflection। क्या मेरी बात समझ में आया? अब जितना एंगल में इंसिडेंट बना है उतनी ही एंगल में प्रोटेक्टर लगाओ, लगा के ड्रॉ करो रिफ्लेक्टेड रे। कैसे? ऐसे, ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे। सो यू कंप्लीट इट इन 3 स्टेप्स। पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यू हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले टेंजेंट ड्रॉ करो, उसके साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, है ना। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना हुआ उतना ही ले लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लो। तो कोई भी इंसिडेंट रे का कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल। अगर हम कहेंगे कि 2 रे आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, सपोज वी गो फॉर ए केस 2 parallel rays reflecting from a plane surface remain parallel after reflection। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है। 2 parallel rays reflecting from a plane surface remain parallel after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल रहे। जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, अब कोई 2 रे आ रहे हैं, ये एक रे आया, ये एक रे आया, ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे गया, ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे गया। तो आप क्या देख रहे हो, इंसिडेंट रे एक दूसरे के साथ पैरेलल थे, तो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के साथ पैरेलल हुए। समझ में आ रहा क्या? This is the way you check whether a surface is plane or not। कोई सरफेस प्लेन है कि नहीं जानने की ये तरीका हो। जो लोग घर में कलरिंग करते हैं ना, पुट्टी लगाते हैं, कोई मिस्त्री को पूछोगे पुट्टी करते हो क्या घर में, पुट्टी लगा के कलरिंग करते हैं ना उसके ऊपर, तो बोले हाँ करते हैं। क्या अच्छा करते हो? हाँ सर, लाइट लगा के करते हैं। और लाइट लगा के करते हैं का क्या मतलब हो? वो क्या करेंगे, पुट्टी लगाने के बाद सरफेस एब्सोल्युटली प्लेन हुआ कि नहीं जानने के लिए लाइट रे छोड़ेंगे उसके ऊपर। अगर वो पैरेलल होके ही जा रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टिंग एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब सरफेस पूरा प्लेन है। क्योंकि अगर सरफेस प्लेन नहीं है, मैं केस बदल देता हूं, सपोज सरफेस प्लेन नहीं है, 2 पैरेलल रेज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए कर्व्ड सरफेस। अगर सरफेस प्लेन नहीं है, two parallel rays reflecting from a curved surface may or may not be parallel, may not be parallel after reflection। कोई सरफेस अगर प्लेन नहीं है, कर्व्ड है, तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रह सकते। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं बताऊं कि ये एक सरफेस है। चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। रे अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कहेंगे कि 2 पैरेलल रे आ रहे हैं, ये एक रे है और ये दूसरा रे है। द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल। आप क्लियरली देख रहे हो। चलो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं। जब रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे, पहले हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हुआ नॉर्मल,
ये जितना इंसिडेंट एंगल कर रहा है उतने ही इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग एंगल में ये रे निकल जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ऐसा है ना। अब ये जितना इंसिडेंट एंगल कर रहा है उतना ही एंगल में ये भी निकल जाएगा। क्या रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, है कि नहीं? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट। पर प्लेन सरफेस है तो इस केस में इसका जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था इसका उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस था, क्योंकि सरफेस प्लेन था, इसलिए इसका जितना रिफ्लेक्टिंग एंगल हुआ उसका उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल हुआ और दोनों पैरेलल रहे। जबकि कर्व सरफेस होने से वो पैरेलल नहीं रहेंगे। वो पुटी लगाने वाला लाइट डालेगा, अगर लाइट तितर बितर के जा रहा है मतलब सरफेस प्लेन नहीं हुआ। आर यू गेटिंग? कोई सरफेस प्लेन है कि नहीं है चेक करने का ये भी एक आसान तरीका हुआ। फाइन, एक एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को समझ में कैसे आता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो इतने सारे पॉइंट हम लोग देखे, ये सारे पॉइंट में से दो पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई। रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई क्या था? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का निकलता हुआ रे हमारे आंखों में कम से कम 1/60 डिग्री एंगल बनाता है तो हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। कभी देखे होगे दूर से कोई कार आ रहा है, बहुत दूर से हाईवे पे खड़े हो, उसका एक लाइट दिखेगा कि दो लाइट आपको दिखेगा? बहुत दूर से एक दिखेगा, धीरे धीरे पास आएगा तो दो दिखेगा, है ना? बारिश में ज्यादा, हाँ तो अलग है। लेकिन जब कोई कार आ रहा है बहुत दूर से आपको एक लाइट दिख रहा होगा, जैसे जैसे पास आएगा पता चला दो हेडलाइट है, क्योंकि दूर से एक जुड़ा हुआ लगता है, वो गैप को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो, है ना? बाइक की कार पता नहीं चलेगा। बाइक की कार पता नहीं चलेगा, लेकिन पूरा जानकारी होना चाहिए। फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा लड़ने से कभी कभार गड़बड़ होता है। एक फ्रॉग की कहानी बताता हूँ। एक फ्रॉग था, वो थोड़ा चालाक था और उसको थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में जानकारी था। वो जानता था कि अगर कोई कार आ रहा है ना, और तुम अपने बच्चों को सिखा दे रहा था, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, कोई कार आ रहा है तो खुद को मत इधर उधर, रुक जाओ, कार का आपके ऊपर से निकल जाएगा, कुछ तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ तो होता है ना दो व्हील, बीच में आप निकल जाओगे, ऐसे सिखाया था। और ये भी बताया था दूर से जब देखोगे कोई कार का दो लाइट मिलके एक लाइट जैसे दिखते हैं, है ना। और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो क्या किया, बोला कि चलो हाईवे के किनारे चलते हैं। हाईवे के किनारे गया और देखा दूर से क्या हो रहा है, एक लाइट दिखने लगा। बोला देखो कार आ गया, क्योंकि उसको मालूम था दो लाइट एक दिखता है। वो बीच रोड में जाके चुपचाप सो गया, देखो मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुश्किल में था क्या, वो कार नहीं था, क्या था, टेम्पो था, ऑटो था, ऑटो। इसका बीच में एक व्हील होता है, बेचारा पिचक गया, उसमें खत्म हो गया। इसलिए पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आधा नॉलेज से काम मत करना। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गया, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया प्लीज गिव मी दिस आंसर। मैं आपको दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ देख लिए, ये भी हम लोग देख लिए, है ना। अच्छा, रॉफ एक्सप्रेशन की भी देख लिए। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मिरर है, दिस इज व्हाट इज ए मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब हम मिरर के बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, खाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो। यहाँ पे दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। मान लो कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस 1 है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2 है, और इन दोनों के बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री। अब यहाँ पे कोई रे आके ऐसे गिर रहा है, क्या एंगल में, चलो मानते हैं कि ये 30 डिग्री एंगल में गिर रहा है। 30 डिग्री एंगल में कोई लाइट रे गिर रहा है। अब ये लाइट रे यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से उछलेगा ऐसे, फिर वापस भी जाएगा, नहीं। हाँ, एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या दिया है, इन फिगर शोन the ray reflects from the two surfaces, find the angle of reflection, at
सेकेंड सरफेस। पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा सेकेंड सरफेस में। डाटा क्या दिया है 60 डिग्री। डाटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को करने में मजा आएगा। चलो एंगल है 50 डिग्री। अब ये रे यहाँ से आएगा, यहाँ से बाउंस करेगा, इधर गिरेगा, फिर वापस जाएगा। व्हाट विल बी द फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यू आर टू फाइंड आउट। ठीक है, चलिए कोशिश करिए, आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा कोशिश करोगे तो कर लोगे, बहुत सिंपल है। डू इट नाउ। यस, पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट रे से आया, अब यहाँ से उछलेगा, इधर गिरेगा, फिर यहाँ से जाएगा। What will be the angle of reflection at the second reflecting surface? Try now, you can do. Now let me do this. आप लोग ट्राई कर चुके हो। अब मुझे ये इंसिडेंट रे मिला, दो सरफेस मिले, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद मुझे ये एंगल को नापना पड़ेगा। ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो उसी एंगल में यहां पर मैं इसको डालूंगा, नहीं यहां पे उसी एंगल में इसको डालूंगा। ये 30 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना है बाय 60 है। तो ये कितना हो गया? ये एंगल कितना हुआ? ये भी 30 हुआ। अच्छा ये 30 है 50 है, तो ये एंगल 100 होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये एंगल 100 होगा। यस सर। यस, ये एंगल हो गया 100। अब मैं ये फिगर को बड़ा करता हूं सो दैट आई कैन ड्रॉ द फिगर प्रॉपर्ली। ये एंगल हो गया 100। ठीक, अब उधर वाली चीजें छोड़ो। अब ये एंगल हो गया 100। पता चल गया कि ये 50 है। ओहो, पता चला कि ये जो एंगल था 50, तो हम कहेंगे ये वाला एंगल जो 50 था, अरे थोड़ा इसको मिटाते हैं तब ना लिखेंगे, जगह नहीं बनना। यस यस यस, ये एंगल है 50। अच्छा ये एंगल अगर 50 हुआ, ये पूरा एंगल कितना हुआ भाई? 100 डिग्री। 100 डिग्री। अच्छा यहां से रिफ्लेक्टेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये हो गया परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। और ये सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन है? ये है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। क्या ये एंगल पता चलेगा आपको? व्हाट इज दिस एंगल? 10 डिग्री। फिर से बताता हूं, ये 30 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है। समझ में आया? अब ट्रायंगल में सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180। ये 30 है, ये 50 है, तो ये पूरा एंगल हो गया 100, है ना? ये पूरा एंगल हो गया 100। अगर पूरा एंगल 100 हो गया तो जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंट रे क्या एंगल करेगा? व्हाट विल बी दिस एंगल? 10 डिग्री। इंसिडेंट एंगल जितना होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल उतना ही होगा। ये एंगल हो गया, समझ में आया? कितना हो गया आंसर? 10 डिग्री। सो आंसर हो गया 10 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? हाँ, ये आंसर हो गया 10 डिग्री। लिखने के लिए जगह नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन को अब फिर से बदलता हूं, आपको दोबारा सेम क्वेश्चन देता हूं, दोबारा सेम क्वेश्चन देता हूं, आप कोशिश करके देख लेना। ये पूरा एंगल था 100 डिग्री, ये एंगल ये कितना था 100 डिग्री, और ये 90 डिग्री हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हो गया 10 डिग्री। मैं अभी केस बदलता हूं, आई ड्रॉ अगेन अनदर केस। चलिए अब देखते हैं इसमें आप लोग कैसे करते हो। सपोज हम कहेंगे ये है, मान लो ऐसा है, और ये दूसरा है। दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिखाया गया है, और कोई रे ऐसे आके गिर रहा है इसके ऊपर, और एंगल दिया है 60 डिग्री। थोड़ा फिगर टेढ़ा दिख रहा है, चलो मानते हैं कि ये रे ऐसे आके गिरा और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल कितना दिया है? चलिए दिया है 50 डिग्री।
हाँ ये एंगल दिया है समथिंग लाइक 80 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दिया है 80 डिग्री, ठीक है। अब आपको ड्रॉ करना है और बताना है कि ये सरफेस 1 हुआ, ये सरफेस 2 हुआ, देयर आर 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या दिया क्वेश्चन में? फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट सेकेंड सरफेस। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? ठीक है, आप लोग ट्राई करो, तब तक मैं फिगर को बढ़िया से बनाता हूँ। ये फिगर को थोड़ा बढ़िया से बनाओ। कैसे? बाय ड्राइंग ए लाइन लाइक दिस। ये एंगल को 60 डिग्री ले लो, ये एंगल को 60 डिग्री, और इसको ऐसे कर देते हैं। ये दिया है एंगल दिया है 60 डिग्री, ये है इंसिडेंट रे। जब ये रिफ्लेक्ट करके निकलेगा, और ये एंगल कितना दिया है? ये एंगल दिया है 80 डिग्री। आपको पता ये करना है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस फॉल्स ऑन द सेकंड एंड रिफ्लेक्ट्स, मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड सरफेस। कितना है आंसर? तो 50 डिग्री। 50 डिग्री को ही बोल रहे हैं, 50 डिग्री को ही बोल रहे हैं। देखो अब तरीका पता चल गया सबको, 50 डिग्री है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओ ये तो एंगल था 60 डिग्री, काफी कम दिख रहा है, नहीं? नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये रे और थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए था, थोड़ा टेढ़ा ही कर देते हैं। क्यों प्रॉपर फिगर नहीं दिखेगा? यस 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 यस, ये हो गया हमारा 60 डिग्री एंगल। अच्छा तो और थोड़ा मोड़ो, यस, ये हो गया 60 डिग्री एंगल। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा के लिख देते हैं। ये एंगल दिया है 60 डिग्री, कौन सा? ये एंगल दिया है 60 डिग्री। हाँ तो फिर ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब यहां से रे निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, will not the ray come out like this at 30 डिग्री? ये फिगर अप टू स्केल नहीं है बोल के ऐसे दिख रहा है। अच्छा ये कितना है? 60 डिग्री है कि नहीं? अच्छा ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 60 है, तो क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करने में गड़बड़ किया हूँ, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली अगेन। मैं इसको थोड़ा यहाँ से भगा के थोड़ा ऐसे प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूँ। यस, ऐसे आया, 40 डिग्री होगा। हाँ ये फिगर ड्रॉ करने में, क्योंकि हम प्रोट्रैक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, मेरे पास है प्रोट्रैक्टर यूज करने के लिए, मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन नहीं किया हूँ यहाँ पे। एनीवे ये प्रोट्रैक्टर यूज नहीं किया बोल के मेरे साथ खेल रहा है। यस, तो ये हो गया 30 डिग्री। क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? 40 डिग्री। ये हो गया 40 डिग्री। अब यहां से ये हो गया इंसिडेंट रे, फिर से आपको ड्रॉ करना है, ये है ना? ड्रॉ किए तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर? 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 50 डिग्री। ये 60 है, ये 80 है, ये 40 है, तो ये 50 है, ये 50 डिग्री है। सो फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 50 डिग्री। समझ में आ गया? समझ में तो आ गया, देख लो ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं जिसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। दिया है कि यहाँ पे दो मिरर रखे हुए हैं, ऐसा एक है और ये दूसरा मिरर है। इनके बीच में क्या एंगल है? कोई जानकारी नहीं, कुछ तो होगा एंगल, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, कोई जानकारी नहीं है। ये हो गया मिरर 1, ये हो गया मिरर 1 और ये हो गया मिरर 2। इन फिगर शोन the initial incident ray on
mirror 1 is parallel to mirror 2, ये मिरर 2 है, मिरर 1 है, मतलब इसके ऊपर जो रे आ रहा है वो कैसा है, वो रे कुछ ऐसा है कि ये पैरेलल टू मिरर 2 है, मतलब रे ऐसे आ रहा है। देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे मिरर 2 के साथ पैरेलल है कि नहीं, इट इज पैरेलल टू मिरर 2, ठीक है, दिया है ऐसे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू मिरर 2। समझ में आया? फॉर what value of theta, the reflected ray from mirror 2 will be parallel to mirror 1। अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग तो कर सकते हो कि नहीं? देखो, यू कैन डू इट, ठीक है। बोल रहा है कि जो इनिशियल इंसिडेंट रे था ये ऑन मिरर 1 वो मिरर 2 को पैरेलल था। बोलता है मिरर 2 से रिफ्लेक्ट करके जब निकलेगा वो मिरर 1 को पैरेलल होगा। तो थीटा क्या होना चाहिए, मतलब हाउ इज द फिगर गोइंग टू बी, फिगर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट करके जब निकलेगा वो कुछ ऐसे जाएगा। नाउ यू सी क्लियरली दिस रे रिफ्लेक्टेड रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू मिरर 2। क्या ये फिगर सबको समझ में आया? बोला थीटा क्या होने से ये रे 1 इंसिडेंट रे 1, ये रे आया, रे 1 आया जो मिरर के ऊपर गिर रहा है, मिरर 1 के ऊपर, वो मिरर 2 को पैरेलल था, और जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर 2 से निकल रहा है वो मिरर 1 को पैरेलल था। थीटा क्या है बताओ? थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, आप कर सकते हैं इसको। लेट अस सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और किसी एंट्रेंस में भी आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में? देयर आर 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस 1 and 2, और कोई लाइट रे आया रिफ्लेक्टिंग सरफेस 1 पे गिरा, कैसे आया? पैरेलल टू द सेकंड सरफेस। बोले यहां से जब वो रिफ्लेक्ट करेगा वो पहला सरफेस को पैरेलल होगा, है ना। सपोज थोड़ा देखो, हम कहते हैं कि ये पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ A, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल रहे हैं B, ये पॉइंट को C। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है ये एंगल अगर थीटा है, क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, तो ये थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ। अच्छा, तो फिर इंसिडेंट एंगल चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ये एंगल कितना होगा? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये और ये मिलके 90 है, ये और ये मिलके 90 है, तो ये कितना हुआ? हाँ, पागल है क्या? अरे कोई रे रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, हमें मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा। हाँ, थीटा, ये तो ये भी हुआ थीटा। अच्छा, ये थीटा है, ये लाइन के साथ ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये अगर थीटा हुआ ये एंगल कितना होगा? थीटा। Now you clearly see sum of the 3 angles in the triangle ABC. Sum of 3 angles in triangle ABC कितना है? 3 थीटा, and that is 180 डिग्री। शायद मालूम होगा आपको कि थीटा is coming out to be 60 डिग्री। समझ में आया क्या? क्या ये बातें आपको समझ में आया? यस। ठीक है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करके अगले क्लास मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड what should be the angle between 2 mirrors
एंगल बिटवीन टू मिरर्स M1 and M2 such that when a light ray incident on first mirror and incident on mirror 1, हम mirror 1 लिखते हैं, बढ़िया है। Incident on mirror M1 and incident on mirror 1 finally reflects from mirror 2 such that mirror 2 in such a way finally reflects from mirror 2 and the initial incident ray and final reflecting ray or reflected ray are parallel to each other. कितना खतरनाक क्वेश्चन है, ये आप कर सकोगे तो कर लेना। Find what should be angle between two mirrors M1 and M2 so that a light ray incident on mirror 1 finally reflects from mirror 2 and the initial incident ray and final reflected ray are parallel to each other, है ना। मतलब कैसा क्वेश्चन थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ। ये एक मिरर हुआ, ये दूसरा मिरर हुआ, इसको आप M1 बोले, इसको आप M2 बोले। कोई लाइट रे ऐसे आया, कोई लाइट रे ऐसे आया तो ऐसे रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे गया। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल है, थीटा क्या होना चाहिए सोचना है आपको। फर्स्ट विद द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या मैं क्वेश्चन ठीक से समझा पाया सबको? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नहीं? सॉरी एंड दी इनिशियल, यहाँ पर इनिशियल का स्पेलिंग गलत है, आपको समझ में आ रहा होगा। इनिशियल इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो आपको ड्रॉ करना है, ये थीटा का वैल्यू पता करना है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई रे इसके ऊपर गिरा, रिफ्लेक्ट किया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। थीटा कितना है आपको सोचना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और वीडियो के नीचे आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में। आई विल सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर। सो यूट्यूब चैनल में वीडियो के नीचे इसका आंसर दे देना। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।